बच्चों हम लोग जो है चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इसका पोर्शन देख रहे हैं कि परमाणु से संबंधित विभिन्न जो परिकल्पनाएं, जो मॉडल दिए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। डाल्टन का पढ़ा है ना, रदरफोर्ड का हम लोगों ने पढ़ा, थॉमसन का पढ़ा। एक लास्ट बच रहा है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो है नील्स बोर की परिकल्पना। इसके अलावा भी है, लेकिन ये 3-4 जो है बड़े इंपॉर्टेंट जो है मॉडल माने जाते हैं। नील्स बोर के द्वारा 1913 के अंदर इस मॉडल को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। अब रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया वो काफी हद तक सही था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कमियां थी। हम लोगों ने बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एक पथ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिर जाता नाभिक में, है ना, ऊर्जा का लॉस होता रहता है। तो ये सब जो क्वेश्चंस जब रदरफोर्ड से किए गए तो उनके पास इस चीज का कोई आंसर नहीं था। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड पढ़ाया मैंने, तो उसके अंदर उसकी कमियां मैंने आपको ऑलरेडी बताई है ना। तो वो कमियों को पूरा करने के लिए एक नील्स बोर का हाइड्रोजन जो प्रतिरूप भी कहा जाता है इसको, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसके आधार पर H+, ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है उसकी परमाणु के आधार पर इस मॉडल को क्या किया गया, बनाया गया था। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन युक्त होता है। तो इसके संरचना को देखते हुए उसने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो हाइड्रोजन प्रतिरूप भी कहा जाता है नील्स बोर का। क्या इसके मुख्य बिंदु थे, वैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी फर्दर क्या क्या है देखो। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें पॉजिटिव कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, यानी ये परमाणु है, आ रही बात समझ में। इसमें एक नाभिक होता है बीचों बीच, ये उन्होंने कहा अपने पहले पॉइंट में, और इसमें पॉजिटिव यानी धन आयन जो होता है, धन आयन यानी प्लस जो होता है चार्ज वाले कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट में कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र में नाभिक पाया जाता है। इस केंद्र को क्या बोला उसने, नाभिक नाम दिया, केंद्र को क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। और उन्होंने कहा कि इस नाभिक के अंदर विभिन्न प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, धनात्मक कण पाए जाते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। इस निश्चित ऊर्जा वाले पथ या कक्षा को कोश कहते हैं। अब ये जो आप नाभिक देख रहे हो, है ना, ये जो आप नाभिक देख रहे हो, इस नाभिक ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस वृत्ताकार पथ के अंदर, ये गोलाकार पथ हो गया, ठीक है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी ज्यादा ही हो गई है, तो वृत्ताकार तो नहीं, कुछ और ही हो गया है, थोड़ा सही कर लेना बेटा, ये ठीक है। तो ये वृत्ताकार जो पथ होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, चक्कर लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। किसके चारों ओर, नाभिक, नाभिक कहाँ है, बीच में। ठीक है, तो नाभिक बीच में है और ये वृत्ताकार पथ के अंदर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं एक गोलाकार पथ के अंदर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गोला गोल गोल संरचना है। ठीक, तो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये जो पथ होता है उसकी त्रिज्या निश्चित होती है। देखो, इसकी आर इतनी होगी, ये पहली कक्षा की, दूसरी की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब समझते हो ना, नाभिक से मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग, क्या होती है त्रिज्या की डेफिनेशन, कि ये जो नाभिक होता है यानी बीच का जो पॉइंट होता है उससे लगाकर इस परिधि के तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो जो कक्षा पास में होगी उसकी त्रिज्या छोटी होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे त्रिज्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हर कक्ष की, हर पथ की क्या होती है, ऊर्जा और त्रिज्या, यानी यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और जैसे जैसे बाहर जाओगे इसकी ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हर जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ में चक्कर लगा रहे हैं उसकी त्रिज्या और ऊर्जा क्या है, निश्चित है। तो इस निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले पथ को कक्षा या कोश या ऑर्बिट कहा जाता है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ये गोल गोल, इसे हम बोलेंगे, ये जो ये पथ हो गया, ठीक है,
पथ बोलते हैं हम इसको, इस पथ को क्या बोलते हैं, कोश बोल सकते हैं या कक्षा बोल सकते हैं, ठीक है, जिस पथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये कोश की जो त्रिज्या होती है और ऊर्जा जो होती है फिक्स होती है। अब देखो इसको अगर मैं फर्दर आपको समझाऊं नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था बेटा नील्स बोर ने, यहां बनाती हूं मैं ऊपर डायग्राम, कि नाभिक पाया जाता है परमाणु के बीच में, इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं इस तरीके से, इस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, इस तरीके से। ये हो गया नाभिक, नाभिक जो है बीच का हिस्सा है और इसमें क्या पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज युक्त प्रोटॉन पाए जाते हैं, और ये ऋणात्मक यानी माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये चक्कर लगाते हैं। अब उन्होंने ये कहा तीसरे पॉइंट में कि प्रत्येक पथ की जो त्रिज्या होती है, जो आर होती है वो, और जो इसकी ऊर्जा होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, हर पथ की, इसकी भी अपनी ऊर्जा होगी, इसकी भी अपनी त्रिज्या होगी। देखो इसकी त्रिज्या इतनी है तो इसकी त्रिज्या इतनी हो गई, और इसकी त्रिज्या इतनी है तो इसकी तो इतनी रह गई और इसकी इतनी हो गई, तो ये सबसे बड़ी त्रिज्या वाला है। तो हर पथ की क्या होती है, जो त्रिज्या होती है और ऊर्जा होती है फिक्स होती है, ठीक है। अब इन जो पथ है उसको उसने क्या नाम दिया, कोश बोला, ठीक है, और क्या बोला, कक्षा बोला, या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिट बोला जाता है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कक्षाओं को एम के द्वारा दर्शाया जाता है। कक्षाओं को क्या किया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एम के द्वारा, ठीक। अब अगर हम समझते हैं तो इन n का मान दिया जाता है, जैसे कि मैं बात करूं और इसको अच्छे से समझना, जैसे मैं बात करती हूँ इस पहली कक्षा की, तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे और 3, तो n बराबर इसके लिए क्या हो गया 1, इस दूसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या हो गया 2, और इसके लिए n बराबर क्या हो गई 3, ठीक है। तो n जो है वो क्या होता है, कक्षा को दर्शाता है, कक्षा को दर्शाने के लिए n यूज किया जाता है। और मैथ्स के रूप में जो नाभिक के पास है उससे पहली कक्षा बोली जाएगी, इसको दूसरी और इसको तीसरी, ठीक है। फिर अगर इंग्लिश के वर्ड में देखें तो इसको के बोला जाएगा, इसको एल बोला जाएगा, इसको एम बोला जाएगा, फर्दर कोई होगी तो उसको एन बोला जाएगा। समझ में आ गया। तो इंग्लिश के हम दर्शाते पहली कक्षा को के से, एल से, एम से और एन से, ठीक है। तो पूर्णांक में तो हो गई 1 2 3, इंग्लिश में के एल एम एन से दर्शाया जाता है, और कक्षाओं को एन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एन बराबर ये पहली कक्षा, एन बराबर ये दूसरी कक्षा, एन बराबर ये तीसरी कक्षा। समझ में आ गया। उसके बाद है एन का मान बढ़ाने के साथ, यानी यहां पर इस पहली कक्षा के लिए, यानी यहाँ एन का मान कितना है 1, यहाँ एन का मान कितना है 2, और यहाँ एन का मान कितना है 3, और ये आगे होगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए 4, है ना। तो एन बराबर जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाते जाते हैं, यानी 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, 2 से हम 3 पर जा रहे हैं, यानी n से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होती है, कक्षाएं दूर होती जाती, कक्षा नाभिक से क्या हो रही, दूर, ये इतनी दूर थी, ये इतनी दूर हो गई, ये इतनी दूर हो गई, तो कक्षाएं दूर होती जाती है और ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है। त्रिज्या का मान बढ़ता है, दूरी बढ़ रही है, दैट मीन्स त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, तो जो नाभिक के पास होगी उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, तो के कोश की या पहले कोश की ऊर्जा सबसे कम होगी, और जैसे जैसे दूर जाते हैं ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, सर्वाधिक ऊर्जा होगी एन की, और सबसे कम होगी के कोश की। यानी जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, नाभिक से बाहर की ओर आते हैं, तो त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, यानी त्रिज्या बढ़ती जाती है और ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। सबसे छोटी त्रिज्या भी के कक्ष की होगी और सबसे ऊर्जा भी कम किस में होगी, के कक्ष में होगी। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये दोनों पॉइंट आपके क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, अब ये देखो हमने कहा था कि ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये नाभिक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो चारों ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे है ना। तो जब ये गति करेंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेंगे, गति करेंगे। एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेंगे, एंगल मतलब कोण होता है, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा है ना। तो एक पर्टिकुलर कोण पे क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग का मतलब होता है mvr, यानी m4 होता है मास यानी द्रव्यमान, साइन कुछ नहीं है तो गुणा का निशान आता है, v यानी होता है वेलोसिटी यानी वेग, और r यानी त्रिज्या। तो कोणीय संवेग किसका गुणा होता है, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या का। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन यानी ये k कक्ष है, इसका अपना k कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, तो इसका अपना कोणीय संवेग k के बाद क्या आता है, kl। तो l जो कक्ष है उसके अंदर जो उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक कोणीय संवेग होता है। ठीक है, तो कोणीय mvr अगर हमें ज्ञात करना हो, जैसे कि सपोज ये है हमारा k कक्ष, ठीक है, ये k, इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इसका अगर हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना हो, mvr ज्ञात करना हो, तो किस फॉर्मूले से करेंगे, हम करेंगे h अपॉन 2 पाई से करेंगे। h यहाँ पर एक स्थिरांक है, स्थिरांक की मान जो होती है हमेशा फिक्स होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, लाइक समथिंग कुछ होता है इसका 34 है बेटा, ये इसका मान होता है किसका, h का। h की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, सॉरी n h अपॉन 2 पाई है। ठीक है, एमबीआर ज्ञात करना तो सूत्र क्या है, n h 2 पाई होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर h की वैल्यू तो हमेशा, क्योंकि h एक स्थिरांक है इसलिए इसका मान हमेशा क्या है, फिक्स है। n हमको किसको बताता है, n किसको प्रदर्शित करता है, इस कक्षा को प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पर n बराबर 1 होगा, यहाँ पर n बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर हम किसका कोणीय संवेग ज्ञात कर रहे हैं, पहले वाले का है ना। तो n बराबर यहाँ पर क्या है 1, h बराबर यहाँ पर हमारे पास फिक्स है वैल्यू 6 इंटू 63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है सूत्र में 2 पाई, तो यहाँ पर मैं रखती हूँ n रख देती हूँ 1 इंटू 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, नीचे है 2, पाई का मान आपको पता है क्या होता है 22/7 है ना, तो इंटू कर दूंगी 22/7, और मैं क्या करूंगी एमवीआर ज्ञात कर लूंगी, कौन सी कक्षा का, फर्स्ट कक्षा का, क्योंकि n बराबर मैंने क्या रखा है 1 रखा है। अगर मेरे को कोणीय संवेग ज्ञात करना हो इस सेकंड कक्षा का, सेकंड कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका, तो सूत्र तो मेरे पास यही रहेगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ n बराबर यहाँ 1 था तो यहाँ n बार क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं मान रखूंगी फॉर्मूले के अंदर तो क्या हो जाएगा mvr इज इक्वल टू n की जगह क्या रखूंगी 2, h का मान कितना है फिक्स है, स्थिरांक है, तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 हो गया, फिर अपॉन 2 पाई है तो 2 इंटू 22/7 करके मैं क्या कर लूंगी, इसका कोणीय संवेग निकाल लूंगी। तो प्रत्येक कक्षा का अपना एक कोणीय संवेग होता है। अगर कोणीय संवेग का मान क्या होता है, कम या ज्यादा होगा, तो उस कक्षा के अंदर वो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में, ये किसने कहा, नील्स बोर ने कहा कि प्रत्येक कक्षा का अपना क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। उस संवेग, कोणीय संवेग के आधार पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है नील्स बोर के द्वारा दिया गया, वो नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित पथ पे घूमता है
तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तित नहीं होता। भाई रदरफोर्ड की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि ऊर्जा अगर निकलती है ना, मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत दिया था विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, उसमें कहा था कि भाई ऊर्जा निकालता है तो गिर जाना चाहिए नाभिक में आके, लेकिन ये गिर नहीं रहे, क्यों ऐसा हो रहा है ना? इलेक्ट्रॉन अगर गिर जाते तो स्थायित्व भी खत्म हो जाता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका आंसर देते हुए नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही पथ में क्या करता है, घूमता है, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन देखो सबसे कम ऊर्जा होती है के कक्ष की, के एल एम, और सर्वाधिक होती है ऊर्जा किसकी, एम कक्ष की, के एल एम, है ना। सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है, एम कक्ष की, और सबसे कम किसकी है, के की। अगर प्रत्येक कोश की ऊर्जा फिक्स है, इस कोश की अपनी एक ऊर्जा है, इसकी अपनी ऊर्जा है, इसकी अपनी ऊर्जा है, लेकिन सबसे कम इसी की होगी, तो इलेक्ट्रॉन तभी इसमें घूम पाएगा जब इसके कक्ष के अनुसार, जैसे कि सपोज इस के कक्ष की है 200 किलो केल्विन ऊर्जा है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है, 200 किलो केल्विन, तभी ये क्या करेगा, इसके अंदर घूमेगा। अरे बात समझ में। लेकिन इस ऊर्जा को मैं क्या कर दी हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने और ऊर्जा दे दी, मैंने 300 केल्विन और दे दी, तो अब इस कक्षा का तो इस कक्षा की कैपेसिटी कितनी है, 200 किलो केल्विन की कैपेसिटी है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। तो इस के कक्ष की कितनी होती है, 200 है, इतनी ही एनर्जी इसमें आ सकती है। इस वाले की कितनी है, 350 किलो केल्विन है, इस दूसरे के एल कक्ष की, है ना। तो अब मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन एक के कक्ष के अंदर घूम रहा था, है ना, तो इसके अंदर ऊर्जा कितनी थी, 200 किलो केल्विन, इसलिए ये उसमें घूम रहा था। पर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने 300 यानी 100 किलो केल्विन ऊर्जा और दे दी, तो कितनी होगी इसकी, 300। तो अब ये किस में चला जाएगा, यहां से उछल के कहा चला जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि इस कक्ष की तो कैपेसिटी 200 की थी, इससे ज्यादा ले ही नहीं पाएगा, तो ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाएगा। और अगर मान लो सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस एल कक्ष में घूम रहा है, इसके पास एनर्जी 350 किलो केल्विन है, तब तक तो ये इसके अंदर घूमेगा, क्योंकि इस कक्ष की ऊर्जा की कैपेसिटी 350 है। लेकिन क्या होगा, अगर मान लो सपोज ऊर्जा कम कर दी जाए, 350 में से मैं क्या कर देती हूँ, 100 माइनस कर देती हूँ, कितनी बची, 200 किलो केल्विन, तो ये किस में आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या हो गई है, कम हो गई। तो जब भी हम ऊर्जा को बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है कि जब भी अगर हम ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन, ये के कक्ष, ये एल कक्ष, ऊर्जा देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊर्जा निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन में से तो यानी इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा ऐड करेंगे तब तो ऊपर चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन में से ऊर्जा हम निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्ष के अंदर, कम ऊर्जा वाले कक्ष के अंदर आ जाता है। ये नील्स बोर का क्या था, पॉइंट था, ठीक है, मॉडल का लास्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब है नील्स बोर के मॉडल की कमियां, उसको हम देखते हैं। देखो अब हम लोग देखेंगे कि नील्स बोर का जो मॉडल बनाया है इन्होंने, उसमें भी कुछ कमियां हैं, कमियां निकालने वाले कमियां निकाल ही देते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ कमियां निकाली गई। वो क्या क्या थी, तो देखो मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए ही सत्य था, मतलब जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन परमाणुओं के लिए सही नहीं था। जैसे कि हाइड्रोजन, उसके अंदर ये बीच में नाभिक है और ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक पथ के अंदर, तो ये कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो कम इलेक्ट्रॉन या एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं उन्हीं के लिए ये मॉडल फिट बैठता है, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन परमाणुओं के लिए सही नहीं था। फिर है बोर के द्वारा जो कक्षा होती है, कक्षा क्या है, ये पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वृत्ताकार होती है, क्या बोला, वृत्ताकार मतलब बिल्कुल गोल होती है। लेकिन एक समरफील्ड नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा ना भाई ये वृत्ताकार नहीं होती, ये कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार मतलब थोड़ी सी ऐसी गोल तो होती है पर थोड़ा सा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ होता है। ये कुछ ज्यादा निकल गया बेटा, इतना भी नहीं, बट हाँ ये इस तरीके से।
है ना, कोनों में थोड़ा सा निकला हुआ सा होता है। तो ये एक ड्रॉबैक रहा। फिर है नाभिक को बोर ने स्थिर माना, नाभिक अपने अक्ष पर गति करता है। उन्होंने कहा कि ये बीच में जो नाभिक पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये अपनी जगह पे एक जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन बाद में पता चला कि ये नाभिक भी अपनी जगह पे क्या करता है, घूमता है। पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, तो वैसे ही बीच में ये नाभिक भी अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। तो ये इसकी कमी रही। फिर उसके बाद रेखिक स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया, कल मैंने बताया था स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे जैसे प्रिज्म होता है उसमें से प्रकाश की किरण आती है, तो प्रिज्म से टकराने के बाद ये 7 अलग अलग जो रंग है उनमें बढ़ जाता है, और एक जो पट्टी प्राप्त होती है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ, वो स्पेक्ट्रम को देखा, तो ये जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक से अधिक लाइनें क्यों है, उसके बारे में बता नहीं पाया कि ये स्पेक्ट्रम जो है इतना बटा हुआ क्यों है, ये पता नहीं लगा पाया। फिर आता है कि परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनने की क्रिया, यानी दो परमाणु ऐसे जुड़ते हैं जैसे कि H2O है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक है और हाइड्रोजन के ये दो, ये एक हाइड्रोजन का और एक ये, तो रासायनिक बंध बनाकर ये अणु कैसे बना लेते हैं उसके बारे में ये बता नहीं पाए। तो ये है नील्स बोर का मॉडल और नील्स बोर की कमियां, इसको अच्छे से आप कर लें।